आपका स्वागत करता हूँ। विरासत आमतौर पर आपके लिए राह आसान करती है, लेकिन वही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। एक साए से निकलने का दबाव आपके ऊपर लगातार होता है, लेकिन वो दबाव आपको खुद को आजमाने का मौका भी देता है। और जब मैं विरासत की बात कर रहा हूँ, तो मेरी मुराद मेरे आज के मेहमान से है, जिनके पास एक राजनीतिक विरासत है। कांग्रेस के ऐसे नेता जो बहुत लंबे समय तक पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर संकट मोचक के तौर पर रहे, और जब तक वो रहे तब तक कांग्रेस बहुत हद तक सही राहों में और सही हाथों में चलती रही, ऐसा लोग मानते हैं। मुमताज पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहमद पटेल कांग्रेस के बड़े नेता और आप उनकी बेटी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की आवाज़ हैं, कार्यकर्ता हैं। चलिए, मैंने मान लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। विरासत क्या है? ताकत है या दबाव है? सबसे पहले आपने कहा अभी राजनीतिक विरासत, तो मैं राजनीतिक वारिस अहमद पटेल की नहीं हूँ, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ। अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं। विरासत मिली है उनसे, और बहुत सारे मूल्य सिद्धांतों की विरासत मिली है। राजनीतिक विरासत मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उनके होते हुए मैं राजनीति में नहीं थी। आज अगर सामाजिक जीवन में आई हूँ, पब्लिक लाइफ में आई हूँ, तो एक आवाज़ बन के आई हूँ, उनकी कोई जगह लेने आई नहीं हूँ और ले भी नहीं सकती हूँ। मैं क्या, शायद कोई भी नहीं उनकी जगह ले पाएगा। जो उनकी राजनीतिक जर्नी थी इतने वर्षों की, जो उनकी मेहनत, परिश्रम, जो भी कहते हैं, जो उन्होंने मतलब फेस किया, आज सालों लग जाएंगे मुझे। और लोग कहते हैं कि आपको उनकी जगह क्यों नहीं मिल रही है, तो उनकी जगह तो मुझे मिल भी नहीं सकती है। ये अब मैं क्या कर पाऊँगी आगे जाके, उस पर निर्भर करता है। पर बिल्कुल विरासत है, और आई एम अ वेरी प्राउड डॉटर। फ़ख्र है मुझे कि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ, और उनकी बेटी हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। उनकी बेटी हूँ, शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी की आज सदस्य हूँ। उनकी बेटी हूँ, तो जो उन्होंने सिखाया है, उन्होंने बताया है, उनसे जो अनुभव हमें मिला है, तो आज उन्हीं की आवाज़ में बात करने की कोशिश करती हूँ। पर आपने जो कहा कि दबाव है, एक और शब्द आपने इस्तेमाल किया, ताकत है, दबाव है? ताकत ज़रूर है कि एक इतना बड़ा नाम मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन एक तरीके का दबाव भी है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि उनकी तरह मैं बनूं, तो नहीं, मेरी अपनी अलग पहचान है, तो मैं अहमद पटेल नहीं बन सकती। कि मैंने मान लिया कि अपने पिता के स्वर्गवास के बाद आप राजनीति में आई और उनकी पहचान को लेकर के आप आगे बढ़ रही हैं। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, वो भी एक विरासत को लेकर के आगे चल रहे हैं, और वो अपनी माँ की छत्रछाया में ही उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी जगह बनाई, चुनाव लड़े, पार्टी के अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, और आज भी एक तरीके से वो पार्टी के नेता ही हैं। उनकी जो राजनीति है, कई दफ़ा आप उस पर सवाल उठाती हैं। क्या राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस को आप सुरक्षित नहीं मानती? नहीं, उनकी राजनीति पे मैंने सवाल नहीं उठाया। जो हाल ही के वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी पार्टी चुनाव में परफॉर्म कर रही है, या फिर जिस तरीके से नीतियां बन रही हैं, या फिर कुछ चुनिंदा लोग पार्टी के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, एक ओवरऑल सिस्टम पे मैं सवाल उठाती आई हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और शायद ये पार्टी भी जानती है, और सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकले। पर जो आपने कहा कि राहुल जी की विरासत, बिल्कुल गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, पर 4 चुनाव वो भी जीत चुके हैं, तो उनके पास तो अभी इतने वर्षों का एक राजनीतिक सफ़र रहा है, और मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक क्रेडिट सबसे बड़ा जो मैं राहुल जी को ये देना चाहूँगी कि एक ही वो नेता है जो निडर होकर खुली आवाज़ में इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। ये जो ताकत है वो किसी और में नहीं है। शायद आज हम भी बोलेंगे तो दबी आवाज़ में बोलेंगे,
तो राहुल जी जो हैं वो 4000 किलोमीटर निकल पड़े थे और बेबाक होके बोलते हैं। पर जी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में कमियां बिल्कुल हैं और उस चीज़ पे अब पूरा फोकस होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि क्या राहुल गांधी की राजनीति में कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है। आपने जवाब दिया कि कुछ चुनिंदा लोग पार्टी के डिसीजन मेकिंग सिस्टम का हिस्सा हैं और वो लोग बदल नहीं रहे हैं और पार्टी का परफॉर्मेंस भी चुनाव के लिहाज से बदल नहीं रहा है। तो जब एक नेता एक सिस्टम को नहीं बदल रहा है, उस सिस्टम के चलते चुनाव नतीजे आपके नहीं बदल रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कुछ तो है, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम सब बोल रहे हैं तो इसके बारे में तब वो जाने, मतलब सिस्टम जाने कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, पर हम लोगों को दिख रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। बिल्कुल देखिए, भाजपा के साथ लड़ना जो है आसान लड़ाई नहीं है। इस सरकार, मतलब ये पहले वाली अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है। तो इनके साथ जो लड़ाई है वो भी अलग तरीके से होगी। हम जिस ताकत से लड़ रहे हैं उसके साथ लड़ना आसान नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो कमियां हमारे अंदर हैं हमें उस पर भी काम करना पड़ेगा। मानते हैं कि सामने बहुत ताकतवर लोग हैं, मानते हैं कि सामने बहुत ऐसे लोग हैं जो साम दाम दंड भेद में यकीन करते। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है, पार्लियामेंट में कहें, पार्लियामेंट के बाहर कहें, मीडिया के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है। चुनाव जो है, मैं बिल्कुल ये जो वोट चोरी के बारे में राहुल जी बोलते हैं उसमें यकीन रखती हूँ कि चुनाव में झोल झाल बिल्कुल है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप इस वक्त सरकार के साथ हैं, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात कर ले, चाहे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, चाहे आप सीबीआई की बात करें, मतलब एक तरीके से पूरी ताकत लगी हुई है विपक्ष को दबाने में। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है, इस बात को मैं मानती हूँ। मुमताज़ कह रही हैं कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर के वोट चोरी वाला मामला जो है वो कर रहा है, और मुमताज़ का बिहार के चुनाव नतीजों के बाद का एक बयान है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। न कोई बहाना, न आरोप प्रत्यारोप, न ही आत्मचिंतन। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांकें और वास्तविकता को स्वीकार करें। वफादार कार्यकर्ताओं को सफलता के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? यहाँ कोई चुनाव आयोग नहीं आया है, यहाँ कोई चुनाव चोरी नहीं आया है। बिहार नतीजों के बाद मुमताज़ के भीतर एक टीस है, एक तकलीफ है, और वो उबाल बनकर के बाहर आ रहा है। ये पार्टी के भीतर के हालात का संकेत दे रहा है या फिर वोट चोरी के मामले के जुमले का? नहीं, ये दो अलग बातें हैं। ये जो मैंने ट्वीट किया था ये दिल से निकला था पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए जो वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं और सफलता का परिणाम देखना चाहते हैं। एक तरफ ये, उसी दौरान जब मुझसे इसके बारे में सवाल पूछा गया तो मैंने बोला कि जी वोट चोरी होती है, पर अगर ऐसा है तो सिर्फ आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, या तो पूरा विपक्ष बॉयकॉट कर दे चुनाव की प्रक्रिया को ही, शायद वो सबसे बड़ी आवाज़ होगी हम इसके खिलाफ जो उठा सकेंगे, फिर हम चुनाव ही ना लड़ें। पर जो ये वाली ट्वीट थी, ये संगठन के अंदर जो कमज़ोरियां हैं, अगर बिहार चुनाव की बात करें तो राहुल जी यात्रा पर निकले थे, आपने देखा था कि बहुत रिस्पॉन्स मिला था। हो सकता है कि वो यात्रा कुछ महीने जल्दी हो गई, क्लोज़र टू द टाइम होना चाहिए था। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो थी, जैसे जो हमारा गठबंधन था, लास्ट मोमेंट तक सीटें नहीं तय हो पा रही थी। बीच में हमने देखा कि ऐसी आवाज़ें भी उठी जो कि बिहार के बड़े नेता रह चुके हैं। शकील अहमद साहब ने आखिरी दिन पे चुनाव के अपना इस्तीफ़ा दिया। वो कह रहे हैं कि टिकट की प्रक्रिया में उनसे पूछा ही नहीं गया, इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। जब ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों को, जो जानते हैं करते हैं, उनको आप साथ में लेकर नहीं चलते हैं, अगर आप लास्ट मोमेंट तक डिसीजंस नहीं लेते हैं, अगर आप गलत लोगों को टिकट दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमज़ोर बना देती है एक संगठन को, तो फिर चुनाव लड़ने जब आप निकलते हैं आखिरी मोमेंट पर तो कैसे जीतेंगे? एक तरफ वो, दूसरी तरफ वोट चोरी, तो डबल एज्ड ट्रबल है, डबल ट्रबल है। इतनी बढ़िया से आप अपनी बात रख रही हैं जी। और मेरी बात को आप तस्दीक कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा कि बिहार के चुनाव में वोटर अधिकार यात्रा समय से पहले हो गई। हो सकता है। हाँ, समय से पहले। जी। आपने ये कहा कि गठबंधन में सीटों की साझेदारी
बहुत देर से हुई। आपने ये कहा कि जिन लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए था उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, फैसला गलत हुआ। मैं फिर पूछता हूँ, और एक और बात जो मैंने अभी कहा कि अगर हमें पता है कि वोट चोरी हो रही है, एसआईआर की प्रक्रिया में अगर गड़बड़ हुई है तो या तो फिर कलेक्टिवली डिसाइड करना चाहिए था कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मैं फिर पूछता हूँ, गठबंधन भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर गठबंधन ना भी करती तो शायद उतनी सीटें आती हमारे पर, कम से कम पूरे राज्य में हम चुनाव लड़ते तो कार्यकर्ता का मनोबल तो बढ़ता। मैं फिर पूछता हूँ जी, लीडरशिप की प्रॉब्लम है या फिर वो किसी और की, कोई वोट चोरी करके चला गया, कोई गफलत मार के चला गया? देखिए, एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है। आई कॉल अ स्पेड तो 100% हमारी तरफ से भी संगठन में कमियां हैं, और जिस तरीके के ओपोनेंट से हम लड़ रहे हैं, जहां पे वोट चोरी होती है तो ऐसे कमजोर हालत में हम नहीं लड़ पाएंगे ऐसी ताकतों से। आपका एक पुराना बयान है, उसके 3 टुकड़े हैं। आपने कहा कि बिहार चुनाव में जो जमीन से कटे हुए नेता हैं वो हार के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि पार्टी में बड़े फैसले या निर्णायक जो फैसले हैं वो जमीन से कटे हुए नेता कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने ये कही कि राहुल गांधी गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं। नेता जब गलत सलाहकारों से घिरता है तो दिक्कत नेता की है, क्योंकि सलाहकार वो सही नहीं चुन पा रहा है। तीसरी बात आपने ये कही कि पुराने फंड से मोदी का मुकाबला आप नहीं कर सकते। ये तीनों सवाल अगर जमीन से कटे हुए नेता ही फैसला कर रहे हैं, राहुल गांधी गलत लोगों से घिरे हुए हैं, तो प्रॉब्लम किसकी? देखिए, यही तो राहुल जी ने पिछले वर्ष गुजरात में यही तो कहा था, जब उन्होंने रेस के घोड़ों की बात करी और शादी के घोड़ों की बात करी, और उन्होंने कहा कि ऐसे इतने लोग हैं जो कि भाजपा से ही मिले हुए हैं, तो वो अंदर से छान के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद मैं ये अज्यूम करती हूँ कि प्रक्रिया जारी है और उम्मीद पे दुनिया कायम है कि उम्मीद से जी रही हूँ कि शायद उन लोगों को हटाया जाएगा और एक नया मजबूत संगठन खड़ा किया जाएगा। तो हम इंतजार में हैं। एक बात मुझे बताइए, एक मैदान है जो दिख रहा है कि फुटबॉल का है, एक प्लेयर जो है ना फुटबॉल लेकर के लगातार जो है ना वो भाग रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन जब आप पूरे मैदान पर नज़र दौड़ाती हैं तो आपको गोल पोस्ट नज़र नहीं आता है, गोल पोस्ट है ही नहीं। तो फिर उस प्लेयर को आप फुटबॉल का प्लेयर मानेंगी, उसकी मेहनत को सही मेहनत मानेंगी? नहीं, गोल पोस्ट क्यों नहीं है? गोल पोस्ट तो है कि अभी जो जिस सिस्टम से हम लड़ रहे हैं, जो ये लोकतंत्र के खिलाफ जो ताकत है इस वक्त, जिस तरह की सरकार हमारे पास है, इनको हटाना है। ये जो जनता विरोधी सरकार है, ये नहीं चाहिए। यही हमारा गोल पोस्ट है। ईमानदारी से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आपके ही सारी बातें जो है ना मैं जोड़े जा रहा हूँ। क्या मुमताज़ पटेल को तनिक भी लगता है कांग्रेस के भीतर रहते हुए, कांग्रेस के बाहर आप 4-5 साल पहले थी तो आपको लगता था मेरी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, इसका देश में जनाधार है, आप अब अंदर आ गई, अंदर की चीज़ें भी देख रही हैं, समझ रही हैं। 1% लगता है कि आप मोदी वाली बीजेपी का मुकाबला करने और सरकार को हटा के सरकार बना देने की हालत में है? कोशिश जारी है, जैसे मैंने कहा, उम्मीद तो दुनिया कायम है कि हम सब चाहते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं। देखिए, एक विचारधारा है कांग्रेस, एक पार्टी हमेशा, जो मैंने कहा, जिसने देश को आज़ादी दिलाई है। ये मतलब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी थी। इट्स एन आइडिया ऑफ इंडिया। इट्स एन आइडिया कि आप हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, हर तबके के लोगों को भेदभाव नहीं है। मतलब एक आइडियोलॉजी है कांग्रेस पार्टी की, जो कि हाल ही इस सरकार में जो लोग ये सरकार चला रहे हैं उनमें नहीं है। ये बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। उस विचारधारा से मैं जुड़ी हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जो सबको साथ लेकर चल पाएँ और हम पूरी मेहनत करें तो ये हो सकता है, संभव है। इसीलिए अगर हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या बड़े नेता जो भी, अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो, और अगर हम पार्टी के बारे में कुछ कह भी रहे हैं, तो इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की तरफ प्रेम है, सम्मान है, कि हम चाहते हैं कि पार्टी फिर से वैसे ही मजबूत हो, इन ताकतों से लड़ सकें जो आज इस देश में नफरत फैला रहे हैं,
और जीत के वापस आए। इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये मैं फिर कहना चाहूँगी कि आज कोई बगावत नहीं है, आज कोई किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं है। ये जो आवाज़ उठ रही है हम सबकी, ये पार्टी को मजबूत करने के लिए उठ रही है। बात मैं पूछ रहा जी, हूँ, मैं मुमताज़ की इस बात को 100% सही मान लेता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए जो सही आइडियोलॉजी है कांग्रेस उसी को लेकर चल रही है। मेरा मानना है ये, आप शायद ना भी माने। मैंने कहा कि बिल्कुल, जी मुमताज़ मान रही हैं, जी तो मैं मुमताज़ की राय को मान लेता हूँ जी कि वो 100% सही आइडियोलॉजी है। मैं मान लेता हूँ कि यह जो सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है वो 100% देश को बांट रही है, ये भी मान लिया मैंने। हिंदुस्तान को आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी की सख्त ज़रूरत है। जब हम चुनाव में उतरते हैं तो जो देश की जनता है वो कहती है कि नहीं, आप जरा इधर जाइए, ये जिनको आप कहते हैं कि बांटेंगे, ये विष बोएंगे, काटेंगे, यही मेरी पसंद है। इसका मतलब ये है ना कि भरोसा आप पर नहीं है। जी, मानती हूँ मैं इस बात को। मैं तो इस बात आइडियोलॉजी किस बात की? लोगों में वापस भरोसा दिलाना है, लोगों को समझाना है। देखिए, एक जो प्रोपेगेंडा की सरकार चल रही है, अगर आप दिन रात एक ही तरीके की नैरेटिव को फैला रहे हैं, आप यही दिखा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। देखिए, एक मेजॉरिटी हिंदू स्टेट है बिल्कुल, और इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं करता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुग़ल आके चले गए, अंग्रेज़ आके चले गए, मतलब इतने सालों का इतने साल जो हैं मुसलमान राजा महाराजा जो हैं इस देश के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे थे, फिर भी ये मुसलमान देश नहीं बना। भाईचारे के साथ सब साथ रहे, एक लोकतंत्र बना। आज़ादी के बाद एक इतना मजबूत संविधान हम लोगों को मिला जहाँ पे सबको आज़ादी है, सबको मतलब बराबर का हक मिला है। उस चीज़ से हट के आप एक नैरेटिव यहाँ पे आज बिल्ड कर रहे हो जहाँ पे आप रोज़ यही समझा रहे हो कि हिंदू खतरे में है, बटोगे तो कटोगे। तो कहीं ना कहीं वो भावना अंदर आई जाती है जिससे लोगों को ये लगता है कि यही हमारे उसको क्या कहते हैं हिंदी में, सॉरी मैं शब्द भूल रही हूँ, मतलब यही हमारे को बचा सकते हैं, ठीक है ना, ये केवल यही है। साथ साथ ठीक है, आप तो ये इस नैरेटिव आप मीडिया के माध्यम से देखिए। अच्छा, लोग भी डरे हुए हैं आज। मैं अगर कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, मैं आम जनता के बीच में भी जाती हूँ, लोग डरते हैं सड़क पे आके किसी की मदद करने से भी, क्योंकि उनको लगता है कि आज हम सिस्टम में फंस जाएंगे। अगर कोई विरोध करना चाहे तो लोग डर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अच्छा बिजनेसमैन है, वो कुछ करने से डरता है कि हमारे ऊपर। जैसे मुमताज ने कहा कि राहुल गांधी ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को ललकारते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल वो मैं उस बात को मैं 100% मानती हूँ। राहुल गांधी से हाल फिलहाल में कब बात हुई? कुछ महीने पहले हो जाती है, मतलब वैसे किसी जगह मिल लिए 1-to-1 चर्चा बहुत वक्त से नहीं है। बहुत वक्त से नहीं। राशिद अल्वी कहते हैं कि पार्टी की जो लीडरशिप है उस लेवल पर कम्युनिकेशन क्राइसिस बहुत है। राहुल गांधी लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। इस बात को मैं मानती हूँ कि राहुल जी से मिलना आसान नहीं है, बिज़ी रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ उनके प्रोग्राम होते हैं, और ये काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि ईज़ी नहीं है उनसे मिलना। और अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं किस मुद्दे पर अभी उनसे मिलूं? मैं कोई ऑफिस बेरर नहीं हूं, ना मैं किसी राज्य में इन्वॉल्व हूं, तो अगर मिलना भी है तो पर्सनल लेवल पे ही मिलना होगा। पर बाकियों से मैंने बिल्कुल सुना है कि मुश्किल है। मुमताज़ की बात को मैं मान लेता हूँ कि मैं कोई ऑफिस बेरर नहीं हूँ, तो किस हैसियत से मैं मिलने जाऊँ, लेकिन हाँ बहुत समय हो गया है। पार्टी के लोग कहते हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं से भी वो नहीं मिलते हैं। अभी मुमताज़ कह रही हैं कि लोकतंत्र में लोगों के बीच में पार्टी की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जो सबसे बड़ा नेता है वो आपकी पार्टी के भीतर ही जितने बड़े नेता हैं उनसे नहीं मिलता है। शकील अहमद साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी उम्र से बड़े या फिर सीनियर नेताओं के साथ दूरी रखते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि वो लोग जो राहुल 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 करते रहें उन्हीं को अपने आसपास रखें। तो ये तो चापलूसी पसंद है और इसमें तो कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखती नहीं है। देखिए, ये शकील भाई की बात कर रहे हैं आप ना? मैं तो आपकी भी कर रहा हूँ। नहीं, ये उनके व्यक्तिगत ओपिनियंस हो सकते हैं। आपने कहा कि राहुल जी के बारे में मैंने सुना है कि वो नहीं मिलते। मैंने ये इंटरव्यूज और मीडिया में ही सुना है। बाकी तो आपने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने आपको बोलते जब मिलते हैं तो बड़े अच्छे से मिलते हैं, लेकिन 1-on-1 मीटिंग मेरी नहीं हुई है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। बिल्कुल
कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, उसमें मुलाकात हो जाती है। बाकी प्रियंका जी से मिलते हैं, सोनिया जी से मिल लेते हैं। तो हो सकता है, ये मैंने सुना हुआ है, लेकिन राहुल जी जनता के बीच में रहते हैं। अगर आप देखने जाएँ तो वो नेताओं के साथ नहीं, जनता के बीच में रहते हैं। आप देखेंगे, रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं कि किसी न किसी ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे आप, अगर आप बात कर लें कि आप रेस्टोरेंट्स वाले हो गए, या फिर कूली हो गए, या तो फिर मतलब हर ग्रुप ऑफ पीपल ये किसी ना किसी मिलते हैं, तो उनकी समस्या समझते रहते हैं, तो शायद वो उसमें ही मसरूफ़ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। राहुल गांधी के बारे में मैंने सुना है कि वो नेताओं से कम मिलते-जुलते हैं। राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो जनाधार के लोग नहीं हैं। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, वो दरअसल सही लोग नहीं हैं, गलत लोग हैं। मुझे नहीं पता कांग्रेस सलाहकार कौन ये है। तो मैंने हाँ, आप मेरी सलाहकार कौन है आप वो कहते नहीं, हैं। मुझे, हमें किसी को नहीं पता कि सलाहकार कौन है। कांग्रेस का बंटाधार होता जा रहा है, जिसकी तकलीफ आपको भी है। आप जी। कहती हैं कि कार्यकर्ता कब तक इंतजार करेगा। जी, आपको भरूच की बेटी कहा जाता है। जी, मतलब मैंने जितनी बातें कही हैं, जी, वो आप जो नहीं कह रही हैं, जी। उसको बता रही हैं। जी। तो इसलिए मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ, जी। क्योंकि आप पार्टी के नेता हैं, तो खुल करके नहीं कार्य कहते, करता हूँ लेकिन पार्टी की, जो कार्यकर्ता हैं। चाहती है कि पार्टी जितना जीते कुछ फिर आप से। बोल रही हैं, अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो राहुल गांधी बन जाते हैं। तो उससे आगे मुझे बताने ये की तो फिर मीडिया का काम है। नहीं, नहीं, ये मीडिया अब इसको कैसे जोड़ ये तोड़ तो के मैंने सिर्फ आपकी दिखाएगी। बात रखी है। जी, जैसे भरूच की बेटी है, वो कहा जाए, जी, गुजरात की जी, सीट है। भरूच का चुनाव हुआ 2024 में, वो आम आदमी पार्टी को, जी, कांग्रेस ने उस सीट को दे दिया। जी। वहाँ से आपको लड़ना चाहिए था, लड़ने की तैयारी भी आप कर रही थी। आज आपकी सीट बीजेपी के पास है, तो भरूच की बेटी भरूच से ही उखड़ गई या उखाड़ दी गई, ये तकलीफ नहीं होती? देखिए, भरूच की बेटी जो ये खिताब मुझे दिया, तो ये कोई राजनीतिक इसके पीछे कोई कारण नहीं है, पहली बात। आई थिंक जितना मुझे याद है, मेरे वालिद जब गुज़र गए थे, तो हम हमेशा पर्दे के पीछे रहे थे उनके होते हुए। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है। और जब वो गुज़र गए, तब पब्लिक लाइफ में एक अपीयरेंस जैसे कहें, या फिर मैंने पहली बार कुछ मीडिया बाइट्स दिए होंगे, या पब्लिक में अपीयरेंस आई होगी। और कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने थोड़ा देखा कि भरूच की बेटी मुझे बोला गया, तो थोड़ा दिल पे, मतलब दिल को छू लेने वाली बात थी कि मेरा गांव, पैदा हुई मैं वहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा दिल से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरी दादी वहाँ रहती थी। बचपन मेरा बहुत ज़्यादा वहाँ गुजरा है, तो अच्छा लगा। और पहले जितना नहीं जाते थे, मेरे वालिद के जाने के बाद भरूच ज़्यादा जाना हुआ, क्योंकि अब वहाँ पे जो उनकी सामाजिक संस्थाएं थीं, या फिर घर बार, हमारा गांव, परिवार, तो पहले वो थे तो जिम्मेदारी नहीं थी, अब वो नहीं है तो जिम्मेदारी आई। तो जो भरूच से एक वापस कनेक्शन जुड़ा, भरूच की बेटी जब मुझे कहा गया, तो मुझे अच्छा लगा। तो वो मैं एक सोशल मीडिया पे अब इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि दिल को छुआ, जैसे अच्छा मैंने लगा कहा, था। अच्छा लगा। अभी तो आप वो कोई राजनीतिक, उसके पीछे कोई कारण या ये नहीं था कि मैं अब वो चले गए हैं तो अब मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ, क्योंकि पहले 2 साल 2020 में वो गुजरे थे। मैं तो कांग्रेस की सदस्य 2023 में बनी हूँ। तब तक पहले 2-3 वर्ष तो मैं, मतलब परिवार में ही इतने सारे इश्यूज़ थे, बहुत चीज़ें संभालनी थी। मेरा भाई बीमार पड़ गया था, मतलब ऑल ऑफ अ सडन जो सब कुछ हुआ था, तो सोचने का मौका नहीं मिला कि हाँ, अच्छा वो चले गए तो अब मैं उनकी जगह लेने के लिए राजनीति में आ रही। ऐसा कुछ प्लान प्रोग्राम कुछ भी नहीं था। पर जब मैं कांग्रेस पार्टी में आई, उससे पहले विधानसभा के चुनाव रह चुके थे गुजरात में, तो विदाउट बीइंग अ कांग्रेस मेंबर मैंने खुद प्रचार वगैरह किया। तो एक वो पहला मेरा स्टेप इनटू द पॉलिटिकल मतलब स्पेस था। और जब लोकसभा के चुनाव आने वाले थे, तो एक तरीके से यहाँ से मतलब कहा गया था, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के टाइम पे भी मुझे बोला गया था कि मैं चुनाव लड़ूं, पर तब मैं तैयार नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया था। और लोकसभा के वक्त कुछ टाइम पहले ही कहा था कि तैयारी करके रखे। तो जो मैं तैयारी कर रही थी, अपने लिए नहीं कर रही थी, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही थी। मेरे फादर नहीं थे, मेरी जिम्मेदारी भी बनती थी, तो वहाँ के जितने लोग हैं सबको साथ में लेकर हम एक तरीके से बेस बना रहे थे कि इस बार तो हम मेहनत करें, क्योंकि पिछले 25 साल से भाजपा के ही विधायक वहाँ थे, और मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी बीच में आई, और ये जो इंडिया अलायंस के तहत इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन, पूरी
26 सीटें जो गुजरात में थी आपके उसमें सपनों से की कुर्बानी चढ़ा दी नहीं, गई, मेरे सपनों की नहीं, आपकी मेहनत। मैं कांग्रेस बोलूँगी कि मेरी मेहनत अकेली नहीं थी, मेरे लिए तो एक स्टेपिंग स्टोन था। पर मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी पहली बार, मतलब एक विकल्प नहीं होगी कि हम बटन, मतलब मैंने जब से वोट करना शुरू किया मैंने कांग्रेस पार्टी को हमेशा वोट किया, और मेरे ही भरूच में मुझे कांग्रेस को वोट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और ये बात जाके मैंने सोनिया जी को बोली जिस दिन ये अलायंस हुई और सीट अनाउंस कर दी कि भरूच सीट अब जाएगी आम आदमी पार्टी को। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, कि ये बात जो है एक दिन पहले सोनिया जी ने मेरे साथ इस बारे में चर्चा करी, प्रियंका जी के साथ मेरी बात हुई, राहुल जी को मैंने मैसेज किया था, उनका भी मुझे जवाब आया कि वो मानते थे कि ये सीट आम आदमी पार्टी को नहीं जानी चाहिए, पर फिर भी गई। पर ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन पार्टी में से किसी ने मुझे नहीं दी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। उस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और दुख अपने लिए नहीं हुआ, इस बात का दुख हुआ कि अहमद पटेल के नाम से भरूच सीट को जानते थे, लोकसभा से भी सांसद थे और राज्यसभा से भी 6 टर्म सांसद रह चुके हैं। और ये चीज़ जो कमी मैं कहती हूँ आज कांग्रेस पार्टी में, कि पर्सनल टच ख़त्म हो गया है। अगर अहमद पटेल होते और कोई और सीट कहीं जा रही होती तो एक दिन पहले बुला के ही आपको तसल्ली देते, समझा देते। मुझे एक तरीके से ऐसी फीलिंग आई कि पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे कंधे पर हाथ रख के बोल सके कि कोई बात नहीं, वी विल डू समथिंग बेटर नेक्स्ट टाइम। मतलब एक इन्फॉर्मेशन भी देना प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। मैं तो सुबह जब टीवी ऑन किया तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि भरूच की सीट अब आम आदमी पार्टी को जा रही है। और मैंने सोनिया जी को अगले दिन कहा, मैंने कहा सोनिया जी मुझे दुख हो रहा है कि मैं कांग्रेस को वोट नहीं कर पाऊंगी इस चुनाव में। और फिर मैंने कहा बट फिर मुझे ये ध्यान आया कि नई दिल्ली सीट से तो आप और राहुल जी भी नहीं कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि वो सीट भी आम आदमी पार्टी के पास है। और ये बात प्रधानमंत्री ने चुनाव के वक्त बड़े मज़े लेकर मंच पे से 2 बार बोला गुजरात में कि वो दिल्ली का परिवार और भरूच का परिवार इस बार कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएंगे। तो दुख इस बात का हुआ कि कांग्रेस पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, जो आपने मेरे ट्वीट में कहा देखा कि जिन पिता ने आपके कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के भीतर लंबे समय तक एक बड़ी भूमिका निभाई, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के बाहर जो लोग भी काम करते रहे उनको पता है कि अहमद पटेल की हैसियत क्या थी और कितने बड़े नेता के तौर पर वो पार्टी में थे। उनकी बेटी को उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट नहीं दिया जा रहा है, यह बात भी आपको नहीं पता नहीं, मुझे नहीं टिकट दिया, नहीं दूसरी पार्टी को टिकट दिया जा रहा है, वो भी आपको बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी होती है। राहुल गांधी आपके मैसेज के जवाब देते हैं कि हाँ भरूच की सीट तो जानी नहीं चाहिए, उनके जवाब देने के बाद भरूच की सीट चली जाती है। ये सही पॉलिटिक्स। दिस समराइजेस माय ट्वीट। और जो मैंने कार्यकर्ताओं की बात करी कि ये जो कार्यकर्ता मेरे साथ काम कर रहे थे और इतने सालों से वेट कर रहे हैं कि मतलब ये बिना कुछ देखे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसे इतने लोग हैं जो आज अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के चले गए हैं। ये छोटे कार्यकर्ता जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इनका क्या, ये कब देखेंगे सफलता? और ये क्यों नहीं देख रहे हैं सफलता? ये इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से डिसीजन सही नहीं हो रहे हैं। माय ट्वीट इज समराइज्ड। नहीं देखिए, राहुल जी हर डिसीजन तो नहीं ले सकते। आप देखिए कुछ मैं डिफेंड भी नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि एक संगठन होता का क्या कहना कि लोकसभा सीट, अरे 545 लोकसभा 543 के चुनाव होते हैं, 543 लोकसभा सीटों में अहमद पटेल की सीट भरूच, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है या उसके बारे में फैसला नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी बात को आप दबा दे रही हैं, आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगी आपको, बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी, शायद समझ आ सके इस बात कि अगर आज मैं अहमद पटेल की बेटी, तो आप समझ सकते हैं चुनाव के वक्त मुझे 50 फ़ोन आएंगे कि मैडम हमारे लिए टिकट में मदद कर दीजिए, आप वेणुगोपाल जी को बोल दीजिए, राहुल जी को बोल दीजिए, मैडम को बोल दीजिए। अब अगर मुझे फ़ोन कर्नाटका से आए या हिमाचल से आए या उत्तराखंड से आए तो मेरा एक उनको जवाब होता है, देखिए मैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को जानती नहीं हूँ,
मुझे वहाँ के डायनामिक्स पता नहीं है, मुझे ये नहीं पता है कि कौन सी राइवलरी है, कौन सा ग्रुप है। आपने मुझे फ़ोन किया क्योंकि आप जानते हैं मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि आप सही कैंडिडेट हैं कि नहीं है, तो मैं आपका नाम किस तरीके से रेकमेंड करूँ। आपने तो मुझे बोल दिया कि आप मेरे वालिद को बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो जानते होंगे और वो शायद रेकमेंड कर सकते थे। इसी तरीके से आपने 545 सीट की अगर बात करी भी, ना ही पॉसिबल है राहुल जी को या फिर किसी और को भी कि वो हर सीट की डायनामिक इतने अच्छे से समझ सकें। ये तो जो नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सही लोग सही जगह पे डिसीजन ले रहे हों, कि वो राइट इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचा सके, ताकि एक कोहेरेंट। मैं छोटा जवाब चाहता हूँ। अगर वही लोग वहाँ बने हुए हैं, वही लोग बैठे हुए हैं, फैसला वही लोग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उन लोगों के बैठे रहने, फैसला करते रहने से कांग्रेस का भला नहीं हो सकता है, फिर भी वो बैठे हुए हैं, आपकी आंखों के सामने हैं, तो फिर भला आप सोच पा रही हैं? तो यही तो मैंने सवाल पूछा था, इसके जवाब का मैं भी इंतजार कर रही हूँ। अब ये बोलने पर अगर मुझे बागी कहलाया जाएगा तो इसमें फिर सच बोलना जी हाँ जी, और ये मैं बोल रही हूँ पार्टी की तरफ, पार्टी के प्रति भले के लिए। इट इज कमिंग आउट ऑफ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव टुवर्ड्स द पार्टी। आपने कहा कि प्रियंका जी से सोने से मेरी मुलाकात होती, राहुल गांधी से कम होकर, कभी कभार ऐसे ही मिल गए तो मिल गए। दोनों में क्या फर्क है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में? देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कोई कंपैरिजन कर भी नहीं सकती। आज आप मुझसे सवाल मेरे भाई के बारे में, मेरे बारे में भी पूछ सकते हैं। वी आर डिफरेंट पीपल, दे आर ऑल्सो डिफरेंट पीपल। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो प्रियंका जी को मैं शायद प्रियंका जी मेरी बात ध्यान से, आराम से, वक्त देकर सुन लेती हैं। मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करती हूँ, पर अगर मैं उनसे कुछ बात करती भी हूँ तो वो पेशेंटली सुन लेती हैं। राहुल जी से मुझे इस तरीके से बात करने का मौका मिला ही नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ। तो इसमें शायद डिफरेंस ये है कि प्रियंका जी इमीडिएटली रिस्पॉन्सिव हैं, कि अगर मैंने उनसे समय मांगा या मैंने उनसे बात करने के लिए कहा, या अगर उनके पास मिलने को वक्त नहीं है तो वो बोलेंगी फ़ोन पे बात कर लें। राहुल जी के साथ ऐसा नहीं है कि राहुल जी के साथ अगर मैं कहूँ कि समय चाहिए, तो अगर वो बोलेंगे भी कि हाँ मिलता हूँ, उसके बाद फिर वो समय आता नहीं है। अब आप मेरे को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये मनीष शंकरैया को जानती हैं आप? मुलाकात होती रहती है? जी, मैं मिली है। जी, पहले मिली हूँ, और अभी आई थिंक मेरी मुलाकात कांग्रेस के अधिवेशन अहमदाबाद में जो हुआ था पिछले वर्ष, उसमें हुई। तो अभी वो कह रहे हैं कि मैं गांधीयन हो सकता हूँ, राजीव गांधी का तो दोस्त हो सकता हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी वाली लाइन टो नहीं कर सकता। यह भी कहते हैं केरल में लेफ्ट ही जीतेगा, यह भी कहते हैं कि बंगाल में ममता को दोनों इंडिया अलायंस का की कमान। ये सारे बयान उनके आपको ठीक लग रहे हैं? देखिए, पर्सनल ओपिनियन है। दूसरा कितना सही है, आप जो कह रही हैं आप आपसे बहुत मैच कर रहे हैं। नहीं, आप ये आप मुझे फंसाने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो, देखिए मनीष शंकर जी मंत्री रह चुके हैं, राजीव जी के समय में उनके साथ बड़ी क्लोजली काम कर चुके हैं, तो और वो कांग्रेस भी अलग थी जो हमने बचपन में देखा, जो जब अहमद पटेल थे या उससे पहले हमने राजीव जी को देखा है, मैंने तो इंदिरा जी को भी देखा हुआ है। तो वो कांग्रेस एक अलग कांग्रेस थी। आज की कांग्रेस, और कांग्रेस सिर्फ इसलिए भी अलग नहीं है, समय भी बदल गया है, लोग बदल गए हैं, आपके ओपोनेंट्स बदल गए हैं, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो अगर मनीष शंकर अय्यर जी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है कांग्रेस पार्टी में तब का और अब में बोल रहे, तो इसमें मैं कमेंट टू बी ऑनेस्ट नहीं करना चाहूँगी। पर जहाँ संगठन की बात आए, 100% संगठन में बदलाव की ज़रूरत है। वो यही बात तो कह रहे हैं। उन्होंने पवन खेरा का नाम लिया और जो कहा है, मैं उसको दोबारा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। पवन जी एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो मतलब बहुत ही क्लैरिटी से बात करते हैं। वन ऑफ द फ्यू जो कि बहुत क्लियर शब्दों में अपनी बात रखते हैं, तो आई तो रियली एडमायर हिम। अभी ये ग्लोबल समिट हुआ एआई का, और दिल्ली में
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने, समर्थकों ने जो टी शर्ट खोल के किया, उससे मुमताज़ कितनी सहमत है? एक बात मैं आपसे सवाल पूछती हूँ एज मीडिया कि जो अभी ये AI समिट हुआ, इसमें कितनी खामियां, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया, मतलब एक जितने भी ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स हैं, AI इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े से बड़े लोग जो आए थे और साथ साथ हज़ारों लाखों जो डेलीगेट्स आए थे, तो ये जो समिट भारत मंडपम में किया था, अगर आप पहले दिन की हॉरर स्टोरी सुनेंगे समिट के, कि ट्रैफिक इश्यूज से लेकर जो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि UPI पेमेंट नहीं चल रही है, वाईफाई कनेक्शन नहीं चल रहा है, फ़ोन सिग्नल्स नहीं चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के फ़ोटो शूट के लिए आपने 6 घंटे के लिए स्टॉल्स खाली कर दिए, जो डेलीगेट्स हैं वो बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, उनका सामान चोरी हुआ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला फियास्को कि भाई चाइना का माल अपना बता के दिखा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें जो AI समिट में हुई हैं। सैम ऑल्टमैन जो हैं वो बोल रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरा हाथ क्यों उठाया गया। मतलब ऐसे ऐसे फियास्को हुए हैं AI समिट में, इससे क्या हिंदुस्तान की छवि खराब नहीं होती है? जो टी शर्ट निकाल हाँ, किया एक गया जो वो प्रोटेस्ट कैसा है? हुआ, देखिए हिंदुस्तान की पहचान क्या है? सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, ठीक है? और हमारी ताकत क्या है? हमारे संविधान, हमारी विविधता और जो हमारी जो लोकतांत्रिक भावना है, ये हमारी अगर ताकत है। मैं नहीं नहीं, मान आप लूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब आप ये बताइए कि विरोध करना संविधान में, लोकतंत्र में हक दिया गया है, विरोध रोकना हिंदुस्तान की छवि नहीं बिगाड़ता है क्या? विरोध ऐसे ही करते हैं। नहीं तो अगर भाजपा करे, मुमताज, नहीं अगर मान लीजिए कि अगर अगर विरोध भाजपा सही होता है, अगर भाजपा करे तो कोई प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूं अगर कि अगर ये आप दुनिया कुंभ का मेला में नागा साधु घूम रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक है? वो अगर आप बोलेंगे आस्था है, वो बोलेंगे आप धर्म है, वो आप बोलेंगे कल्चर है। आज फर्क है आज मुमताज, अगर नहीं, यहाँ फर्क है। मैं पूरी ये कह रहा हूँ कि अगर आप उस तरीके से टी शर्ट निकाल करके प्रोटेस्ट करने को विरोध के दायरे में ले आ रही हैं, अखिलेश यादव आपकी ही पार्टी के समर्थक दल के नेता हैं और वो कहते हैं कि सरासर गलत है। बाकी बहुत सारे ऐसी पार्टीज हैं जिनके नेता कहें गलत है और विपक्षी पार्टियां हैं, आप कह रही हैं कि नहीं नहीं वो सही था। नहीं तो मैं, इट इज़ द मैटर ऑफ प्रिंसिपल। आप कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट, आप नहीं, मतलब सरकार कह रही कि ये प्रोटेस्ट गलत था क्योंकि इससे हिंदुस्तान की छवि खराब होती है। हिंदुस्तान की छवि तब नहीं खराब होती है जब महिलाओं पे अत्याचार होता है, जब रोज़ आए दिन रेप होता है, जब न्याय वक्त पे नहीं मिलता है, जब आप रेपिस्ट को बेल दे देते हैं, जब आप रेपिस्ट को पैरोल देते हैं। आज आप पानी की समस्या देखिए, गंदा पानी पी के लोग मर रहे हैं। आज आप सिविक प्रॉब्लम्स देखिए कि कितनी गंदगी होती है, उसको आप चादर डाल के छुपाते हैं। आज आप सड़कों का हाल देखिए, आज आप बेरोजगारी देखिए, आज आप महंगाई देखिए, आज आप ये देखिए कि हेट क्राइम्स कितने हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग कितनी होती है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार कितने होते हैं। इससे हिंदुस्तान की छवि खराब नहीं होती। तो यहाँ पे जहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब आप मुसलमानों को चलते फिरते थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद फिर आप जाते हैं UAE, आप जाते हैं दुबई, आप जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज में, तब आपकी छवि खराब नहीं होती है क्या? पर 10 लोग अगर प्लैकार्ड पकड़ के या टी शर्ट पे PM इज कॉम्प्रोमाइज लिख के, जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं क्योंकि आप अमेरिका के सामने झुके, आप पहली बात आप फॉरेन पॉलिसी पे कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? आप किसी और देश के कहने पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्यों अफेक्ट होने दे रहे हैं? तो वो बात मानते हैं कि आज हमारी सरकार, यहाँ पे भाजपा की जो सरकार है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और अगर 10 लोग चले गए टी शर्ट पहन के, ठीक है, मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पे कहूंगी, जो मेरी सोच है कि टी शर्ट उतारनी नहीं चाहिए। आप टी शर्ट पहन के 10 लोग जाके वहां पे AI समिट में खड़े हो गए, नो प्रॉब्लम, इट्स अ डेमोक्रेसी, प्रोटेस्ट एंड डिसेंट इज आवर राइट। अगर हाँ, जाकर के पर आप आपने ये देखिए कि टी-शर्ट के भीतर, लेकिन मुमताज मेरा ये कहना है, मास्टर ऑफ टाइमिंग शायद हमारी शायद गलत हो गई, क्योंकि जितनी भी खामियां थी जो मैंने आपको शुरू में गिनवाई मैं AI सिर्फ समिट के बारे में, ये सारी वॉश आउट हो गई। मैं एप्स्टीन आपको फाइल एक बात में बताना चाहता हूँ, एक मंत्री का नाम बार बार आया है, वो वॉश आउट हो गया है। आज आपने उसके लिए अखिल आपके पास भारतीय मंच है। मैं एक नहीं, सवाल- आज एक आपने सवाल अखिल पूछना भारतीय युवा कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को आपने अरेस्ट कर लिया। क्यों? आप चाहते 7 दिन
उनको कस्टडी में रखें, क्योंकि आप टी शर्ट्स ढूंढना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, ऐसे इतने रेपिस्ट आज भी फ्री घूम रहे हैं, उनके ऊपर इतना इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं होता है? मेरा एक छोटा सवाल है, आपके पास लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? आपको लगता है इंडो यूएस डील में इंडिया के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया है? आपको लगता है देश में बहुत सारा करप्शन भी है और महिलाओं के साथ अत्याचार भी है, माइनॉरिटीज के साथ भी है? हिंदुस्तान 32 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है, कहीं भी प्रोटेस्ट करने के लिए, कहने के लिए, धरना के लिए, प्रदर्शन के लिए सब खुला हुआ है। जब दुनिया आकर के आपके घर में बैठी हुई है तो आपने क्यों चुना? मैं सिर्फ आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ। मैंने वो जगह इसलिए चुनी कि दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, तो यहाँ आकर के हम तमाशा करेंगे तो हिंदुस्तान के बारे में दुनिया भर के लोग जानेंगे जी। अगर हम कहीं और करेंगे तो नहीं जानेंगे। तो वो जो मेरा इंटेंट है वो मैलिफाइड इंटेंशन नहीं, क्यों? हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। तरीका वही है। नहीं, तरीका जो मैंने कहा, मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि टी शर्ट पहन के करना चाहिए था, टी शर्ट उतारना नहीं चाहिए था, ठीक है, पर प्रोटेस्ट करने में राहुल गांधी लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? हमारे अगर पार्टी के लोग हैं तो हम लोग, आज आप ये बताइए कि एक करप्ट मिनिस्टर निकलता है, प्रधानमंत्री नहीं सपोर्ट करते हैं? बीजेपी के जब बीजेपी में जब इतनी स्कैम्स निकलते हैं, बीजेपी में अगर रेपिस्ट निकलते हैं, तो क्या पूरी पार्टी समर्थन में नहीं आती है? तो आज हमारे अगर कुछ नेताओं ने या कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट कर दिया तो राहुल गांधी जी उनके समर्थन में क्यों नहीं आएंगे? और इतनी स्विफ्टनेस आपको दिखानी चाहिए ना लीगल सिस्टम में। आज आपने फटाफट उनको अरेस्ट कर दिया, आपने उदय भानु चिप को अरेस्ट कर दिया। यही स्विफ्टनेस आप महिलाओं के खिलाफ जब अत्याचार होते हैं या उनके खिलाफ, और जब ये अल्पसंख्यकों को मार दिया जाता है या फिर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, दलितों पे अत्याचार किया जाता है, जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे क्यों नहीं करते हैं? Why is there no swift action there? Why is there no न्याय there? एक बात बताइए जी दलितों को लेकर के जितने अत्याचार के मामले आते हैं जी महिलाओं के ऊपर हैवानियत और दूसरे तरह के अपराध के मामले आते जी। हैं, कांग्रेस कहाँ कहाँ खड़ी दिखती है आपको? हर जगह खड़ी है, लोगों के बीच में कितना होती है? क्यों नहीं? वही तो कह रही हूँ, जब कांग्रेस खड़ी होती है तो मीडिया में दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि हमेशा इस चीज को डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज अगर कांग्रेस नेशनल इंटरेस्ट में खड़ी हुई कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज कॉम्प्रोमाइज, तो ये नेशनल इंटरेस्ट में ही खड़ी हुई थी ना। पर आपने क्या किया? उसको इस सरकार ने ये जो तमाशा किया है, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तमाशा किया, आप तमाशा बना रहे हैं इस चीज का, सरकार बना रही है तमाशा। आज ये जो अरेस्ट कर रहे हैं, आप इस चीज को बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं, अपनी खामियों से डाइवर्ट करने के लिए आपने पूरा ठीकरा कांग्रेस पे डाल दिया। आपको ये नहीं लगता है कि एक बहुत अच्छा मुद्दा आपके पास आया था, इंडो यूएस डील ही ले लें आप स्टील फाइल्स ही ले लें, आप कुछ भी ले लें, आपने जानबूझ करके उस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया, ड्रामा तमाशा। ये बीजेपी की किस्मत है कि उनको मौका मिल जाता है। मैं तो यही बोलूंगी, यही जो मैंने शुरुआत समझी है, ये जो मैंने शुरुआत करी बोल के कि एआई समिट पे इतनी खामियां थी, और उन चीजों पे बात करने की बजाय प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। पर ये एक और चीज है, ये राहुल गांधी, हर चीज का ब्लेम भी आप राहुल गांधी पे नहीं डाल सकते। उन्होंने थोड़ी कहा था कि आप वहां पहुंच जाओ एआई समिट में और टी शर्ट उतार दें, पर आज अगर उनके क्यों नहीं करें? हमारे लोग हैं, हम बिल्कुल समर्थन करेंगे अपने लोगों का समर्थन। दोनों बातें नहीं चल सकती। नहीं, बिल्कुल चल सकती। देखिए, हर छोटी बड़ी डिसीजन राहुल गांधी की नहीं होती, पर जहां आपको आपके कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, आज वो नहीं खड़े रहते तो बोलते आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े, तो बाकी लोगों के साथ क्या खड़े रहेंगे? तो चिट भी मेरी पथ भी मेरा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। और ये हर बार मैं वापस यही सवाल पूछूंगी कि हर बार विपक्ष को ही क्यों घेरा जाता है? जनता भी सवाल विपक्ष से पूछ रही है, मीडिया भी सवाल विपक्ष से पूछ रही है। मुद्दे हैं तो आप फिर जाकर के ड्रामा तमाशा करके उसको डाइल्यूट क्यों करते हो? अच्छा ठीक है, चलिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बिहार में आपने एक मंच देखा होगा ना, जहाँ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ बेरोजगारी का मामला उठाइएगा जी ना, यहाँ पलायन का मामला उठाइएगा, तो सुनाई पड़ रहा है राहुल गांधी संविधान खतरे में और वोट चोरी, तो वोट चोरी का कोई असर नहीं हुआ। तो मुद्दों को लेकर के जो समझ है, और जब मुद्दा पका हुआ है उस पर आप लड़ाई बहुत बढ़िया लड़ सकती हैं। और मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में
जो अपोनेंट है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग तो सत्ता में रहने वाले से बेहतर होने चाहिए। ये सब तो मैं बोल चुकी हूँ ना, पर मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं हूँ, तो मैं इस पे कहाँ से जवाब दूँ। ये सब तो हम कह ही रहे हैं, पर अभी मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं भूल गई बिल्कुल। पर यही पूछना चाहूँगी कि जनता सवाल विपक्ष से पूछती है, अच्छा मीडिया सवाल विपक्ष से पूछता है, बोले तो क्या बोले, आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट करना गलत है, विरोध करना गलत है। अच्छा, पार्लियामेंट में, सदन में जब राहुल गांधी बोलने जाते हैं तो सामने से ओम बिरला जी की आवाज़ आती है, नो 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 नो, हर चीज़ पे नो। आप पार्लियामेंट के बाहर अगर प्रदर्शन करते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग तमाशा कर रहे हैं। तो करे तो क्या करें। अच्छा, प्रधानमंत्री को जब बोलते हैं जवाब दे, तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि महिलाओं से मुझे खतरा है, इस वजह से मैं लोकसभा में नहीं बोल सकता हूँ। मतलब कहीं पे भी जाओ, हर जगह से आप विपक्ष को ही घेरा जाता है, तो विपक्ष करे तो क्या करे। तो टी शर्ट खोल करके प्रोटेस्ट करें। टी शर्ट, बट देखिए अच्छा, मुझे 2-3 छोटे छोटे सवाल भी जी होंगे और छोटे से जवाब जी, देते हैं। आप मुझे लेकिन सिर्फ घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी और नहीं, राहुल गांधी पे ही, बच्चे यही बोल रही आप थी। जो कह रही हैं ना, मैं बस उन्हीं को जोड़ता हुआ सरकार चल पे, रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। सरकार पे, आपने सरकार अभी की कहा ना, नाकामी पे, सरकार की सर, नाकामी पे आप बोल रही हैं। मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं तो आप डाइल्यूट क्यों करती हैं? हम इन डाइल्यूट नहीं मुद्दों कर को रहे, लेकर के चलना हर चाहिए। हर बिहार मुद्दे। में पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा था, तो उसमें वोट चोरी का मुद्दा ठीक है, जब आपने उठाया था, उठा लिया था, तो उसमें क्यों उठा लिया? मैंने तो आपसे टाइमिंग की बात करी ना, हाँ, मैं तो कर ही रही हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि मुमताज कांग्रेस में क्या करना चाहती? आप ये मत बोलिए मैं कार्यकर्ता के तौर पर जीवन भर गुजारना चाहती। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। देखिए, मैं कांग्रेस, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हूँ, मैं जनता से जुड़ना चाहती हूँ। पार्टी एक प्लेटफॉर्म होता है, बट अल्टीमेटली कोई भी पार्टी या आप राजनीति पे क्यों आते हैं, क्योंकि आप जनता की आवाज़ बनते हैं। तो मैं जनता से चुनाव सीधा लड़ना चाहती हैं। चुनाव लड़ना अभी ठीक है, इस वक्त तो नहीं, ईमानदार जवाब है ये। ईमानदार जवाब मैं अभी ये दे रही हूँ। इस वक्त 2024 तक एक तैयारी थी, जैसे मैंने आपको कहा, विधानसभा जब मुझसे पूछा गया 2021 में, 22 में, तो मैंने मना कर दिया था। 2024 में अगर मौका मिलता लड़ने का तो मैं ज़रूर लड़ती। पर अब आ रहे हैं 2027 में गुजरात में चुनाव, तो मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ। अभी दिल्ली में भी पिछले वर्ष जब चुनाव हुआ था तो मुझसे पूछा गया था, मैंने तब भी मना किया था। तो इस वक्त लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ना 27 में कोई प्लान है और 29 में भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जो मैं माहौल देख रही हूँ उस माहौल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं चुनाव में उतरना चाहती हूँ। माहौल कैसा है ये? नहीं, अच्छा, माहौल मतलब एक ओवरऑल, मैं चाहे देश प्रियंका का गांधी माहौल की कहूँ राहुल या पार्टी का माहौल कहूँ, बेहतर क्या है? मैं नहीं चूज कर सकती, सॉरी। दोनों मतलब ये दो, एंड मुमताज, खास करके ब्रदर एंड सिस्टर है, इसलिए ठीक, मैं नहीं कंपैरिजन मुमताज कर जब सकती पार्टी के बाहर थी, जब पार्टी के भीतर आई, दोनों में फर्क महसूस हुआ तो क्या? हूँ। पार्टी के बाहर थी तो इतनी गहराई से नहीं देखा पार्टी का इनर वर्किंग, सिर्फ मैंने देखा पार्टी की विचारधारा। अब जब मैं पार्टी के अंदर आई हूँ और अभी देखती हूँ तो जी बहुत कमियां हैं हम, और लेकिन अगर हम कमियां पहचान सकते हैं और पहचान लेते हैं तो ही उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये कमियां अगर हमें समझ आ रही हैं आज, तो हम वापस मजबूत हो मुमताज जाएंगे। की तरह कमियों को पहचानने और दूर करने का उपाय लेकर के आने वाले लोगों को पार्टी में उपाय में नहीं लाई हूँ, ठीक है, मैं मान पहचान लिया कि रही हूँ और पहचान सिर्फ नहीं है। बोल रही हूँ। पहचान करके उन्हें दूर करने की कोशिश पार्टी लीडरशिप करेगी, इस बात की उम्मीद है। देखिए, पहचानने वाले बहुत हैं। अगर पार्टी इंटरेस्ट को लेकर अगर ऊपर उठे, पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के पार्टी इंटरेस्ट को लेकर अगर सब लोग ऊपर उठे तो पार्टी हाँ ना, मजबूत हाँ, हो सकती है। राहुल गांधी जिन लोगों से घिरे हैं हम्म। उन लोगों से मुक्ति मिल सकती है। नहीं, जो लोग पार्टी के भीतर फैसला करते हैं, जिनको आप कहते हैं कि बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं, उनको बेदखल किया सकता है। नहीं, राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हरा सकती है। प्लान तो यही है। हाँ ना, हाँ, हरा सकती है। हम जैसे लोग बोलते रहेंगे तो जरूर। बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है या अपनी पार्टी को रखती है, राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति आप देखती हैं? क्योंकि आप दोनों जानती हैं। नहीं, मुश्किल है। गुजरात में 3 दशक से आप सत्ता से बाहर हैं, गुजरात में कोई गुंजाइश दिखती है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। समूचे उत्तर भारत में, बंगाल, पूर्वी भारत, बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो दिल्ली भी,
कांग्रेस कहीं नहीं दिखती है, मतलब अगर है भी तो बैसाखियों के सहारे है, हम्म। चाहे वो आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर जेएमएम हो। कभी कांग्रेस अपने बूते खड़ा हो पाएगी? अगर नींव मजबूत करेंगे और फिर से ज़मीनी स्तर पे चालू करेंगे तो हो सकता है, वक्त लगेगा पर हो सकता है। वक्त लगेगा। जी। राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस के बहुत मजबूत होने, नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी को हराने और सत्ता में आने की उम्मीद 10 में से अगर 10 नंबर का कुछ सवाल है तो उस उम्मीद में कितनी उम्मीद आपको लगती है? मैं होप वर्ड में बहुत बिलीव रखती हूँ, मैं उम्मीद में बहुत बिलीव रखती हूँ, तो मैं फिर से वही कहूँगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेहनत करेंगे तो हो सकता है। मेहनत करें तो हो सकता है। उम्मीद जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, मियाद भी नहीं है। आप चलते जा सकते हैं, चलते जा सकते हैं, नाकामी हाथ मिलती जा सकती है, आप निराश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। उम्मीद है तो आप लगातार चलते जाएंगे। आगे की कविता है, कह रहा सुनो सुनो तुम तक मेरी आवाज़ आती। और ये कविता बताती है कि उम्मीद लेकर के लगातार चलते रहने और नतीजे हासिल ना कर पाने के बारे में कुछ नहीं सोचने वाले का वो कहना वाला असर हो जाता है। बहुत साफ गोई से बोली हैं आप, और जितनी चीज़ें आपको रखनी थी आपने बहुत तरतीब से रख दिया है, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू थैंक सो यू। मच।